चलो बच्चों, सो चालू कर रहे हैं अपन कौन सा क्वेश्चंस ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट। पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे क्या है। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस डिफर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय व्हाट? बाय वाटर, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 लेट्स सी। अभी कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्या था? अगर सपोज मेरे पास HCl है, ठीक है, सपोज मेरे पास HCl है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? Cl माइनस हुआ। सपोज मेरे पास H2SO4 है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? HSO4 माइनस हुआ। करेक्ट। मैंने क्या सिखाया था आपको? ये कि अगर आपको एसिड दिया हुआ है तो उसमें से H प्लस हटाने के बाद जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस। करेक्ट बोल रहा हूं? H प्लस निकालने के बाद, ये अगर एसिड है तो H प्लस निकालने के बाद जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस है। तो डिफरेंस क्या है एसिड और बेस में? सिर्फ एक प्रोटॉन यानी कि H प्लस का फर्क है। बोलो हाँ कि ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर आपका प्रोटॉन। क्या ये बात इजी है? समझ में आ गई? सिंपल है। अभी हाइड्रोनियम कब होगा? जब उन्होंने ऐसा बोला होता कि वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हैं। डिफरेंस तो प्रोटॉन का है। वो प्रोटॉन जब पानी में जाएगा तब हाइड्रोनियम बनेगा बच्चों। बरोबर बोल रहा हूं? तो अगर उन्होंने बोला होता एक्वस सॉल्यूशन तो आप आंसर क्या मार्क कर सकते थे? सी, हाइड्रोनियम आयन। बट क्या उन्होंने यहां पे बोला है कि सिर्फ आपको डिफरेंस बताना? यस। तो डिफरेंस क्या? ऑब्वियसली अपने पास प्रोटॉन यानी कि H प्लस का डिफरेंस। क्लियर हुआ ये? चलो नेक्स्ट वन। सेकंड, conjugate base for the Bronsted acids H2O and HFR। इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, देख सकते हो आप। और बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे मेजॉरिटी क्वेश्चंस एसिड और बेस के कॉन्जुगेट वाले, आप देख सकते हो, राइट। हमने ये ऑलरेडी पिछले सेशन में सिनॉप्सिस में डिस्कस किए। बहुत इजी क्वेश्चंस है। आप मुझे बताओ H2O में से अगर आप H प्लस निकाल रहे हो तो क्या बच रहा है बच्चों? OH माइनस बच रहा है, सॉरी OH माइनस बच रहा है। बोलो हाँ कि ना? ये ऐसे करेंगे आप। और दूसरा क्या बोला उन्होंने? HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? बताओ जरा गधे बच्चों। F माइनस। तो OH माइनस एंड F माइनस मतलब कि 2 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, OH माइनस F माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई? इजी। यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहां पर इसका आंसर था डी, इसका है बॉम्बे यानी कि बी। चलो नेक्स्ट देखें। सिंपल सिंपल फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट, कैन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट, कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस का कॉन्सेप्ट क्या था ये याद दिलाओ जरा। ब्रॉन्स्टेड एसिड आपको सिखाया था प्रोटॉन डोनर, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या था? प्रोटॉन एक्सेप्टर, राइट। ये बोलता है कि भाई इसमें से कौन है जो दोनों की तरह काम नहीं करेगा, यानी कि बेस भी और एसिड भी की तरह काम नहीं करेगा। जरा देखेंगे और बताएंगे। चलो देखो, क्या मैं बोल सकता हूं HSO4 माइनस, HSO4 माइनस आपके पास वो H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस ले भी सकता है। बोलो हाँ कि ना? अगर उसने H प्लस ले लिया, सपोज उसने H प्लस ले लिया तो क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा बच्चों? और क्या उसने H प्लस अगर दे दिया तो क्या वो सल्फेट आयन बन जाएगा? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो HSO4 माइनस जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। आप बोलोगे हाँ सही है। सेम वे विद बाइकार्बोनेट, बोलो हाँ कि ना? HCO3 माइनस, आप ऐसा कर सकते हो। अगर उसको H प्लस दे दिया तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3। अगर उसमें से H प्लस और एक निकाल लिया आपने तो CO3 माइनस यानी कार्बोनेट आयन बन जाएगा। सेम वे अमोनिया, मुझे बताओ अमोनिया एक H प्लस गेन करके अमोनियम बन सकता है NH4 और NH2 माइनस, पर HCl प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्या? लेकिन HCl प्रोटॉन गेन करके H2Cl बनते हुए देखा है क्या कभी आपने? नहीं। तो यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। क्या ये बात इजी है और सबके भेजे में चली गई? आई होप बहुत ही आसान है। जब वो बोलता है ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो या तो सिर्फ डोनेट या तो सिर्फ एक्सेप्ट करेगी? वो है HCl।
HCl क्या है? सिर्फ डोनर है। HCl क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली डोनर है। क्या इसका ये मतलब बोल सकता हूं कि मैं ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है कि ब्रॉन्स्टेड बेस है? बताओ। HCl ऑब्वियसली ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ठीक है। HCl जो ब्रॉन्स्टेड एसिड है वो बेस नहीं बन सकता। बहुत ही आसान, ठीक है। ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द फॉलोइंग दैट, अगेन रिपीट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। दोनों यानी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह जो काम कर सकता है, वैसे कितने स्पीशीज है? बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग। कितने स्पीशीज है? कैन यू सी दैट? हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर विच कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस? चलो करते। HCl दोनों कर सकता है क्या? अभी बोला था हमने नहीं कर सकता ना, अभी तो देखा थर्ड क्वेश्चन में। HCl दोनों नहीं कर सकता। What about ClO4 माइनस? डज इट हैव H+ टू डोनेट? प्रोटॉन है क्या उसके पास डोनेट करने के लिए? नहीं है, तो ये नहीं कर सकता, सिर्फ गेन कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, है कि नहीं? या मैं बाजू पे और डिटेल में और चाहिए तो ऐसे भी लिख दूं क्या? HCl ओनली डोनर, ओनली H+ डोनर, या फिर और आसान करना है तो ऐसे लिख दूं ओनली एसिड, दिस विल बी अगेन H+, ये एक्सेप्ट करेगा ना, तो ओनली बेस। क्या ये समझ में आ रही बात? डोनेट करने के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास। व्हाट अबाउट OH-, बताओ। व्हाट अबाउट OH-? OH- ध्यान से देखना, अगर वो H+ एक्सेप्ट करेगा तो वो वाटर बनेगा, यस है ना। पर OH- एक पूरी एंटिटी है। OH- में से H+ कैसे जा सकता है? H+ जा सकता है क्या? OH- में से H+ जाता है? नहीं जाता। नाउ दिस मेनी स्टूडेंट माइट थिंक सर इसमें से H+ अलग कर दो और O2- कर दो, ऑक्साइड कर दो। हाँ, लेकिन OH अपने आप में बेस की पहचान है बच्चों। बेस की पहचान क्या है? OH- है। क्या ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन में से H+ छोड़ेगा? आंसर है नहीं। OH- पूरी एक एंटिटी होती है एज इट इज, राइट। अगर वो आपको वाटर मॉलिक्यूल देता, आगे वाटर मॉलिक्यूल है क्या? आप आगे देखो, चेक करो, देखो आगे वाटर मॉलिक्यूल है उसी सेक्शन में। यस, वाटर मॉलिक्यूल अगर देता तो वहां पर अपन चेक कर सकते थे प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों। चलो यहां देखते हैं। तो OH जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेस का काम करेगा, और उसके बाद जो है H+ वो क्या करेगा? H+ जो है वो सिर्फ एसिड, मतलब क्या उसके पास सिर्फ H+ ही तो है, वो तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या H+ ही देगा और क्या दे सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। OH- को देख के ये नहीं सोचना है आपको कि भाई इसमें से H+ निकाल दो। OH- इज द कोर एंटिटी ऑफ अ बेस, पहचान है वो बेस की, है ना। H2O के बारे में देखते, क्या ये H+ गेन कर सकता है? अब बोलोगे हाँ, हाइड्रोनियम बनता है। क्या ये H+ दे सकता है? अब बोलोगे हाँ, OH- बन सकता है। सो दिस इज नंबर 1। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ कि ना। वाटर प्रोटॉन को गेन करके हाइड्रोनियम बन सकता है, प्रोटॉन को लूज करके हाइड्रोक्साइड बन सकता है। तो अभी तक इतने सारे में हमको एक ही मिला, ऐसा कौन सा? वाटर मॉलिक्यूल। आप बोलोगे ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मिला। और नेक्स्ट वाला HSO4 अभी प्रूव किया, नेक्स्ट वाला भी करेगा। HSO4- इसके अंदर H+ ऐड कर दो तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, और इसमें से H+ निकाल दो तो सल्फेट आयन मिल जाएगा। तो HSO4 भी दिखाएगा। चलो ये भी प्रूव हो गया। व्हाट अबाउट सल्फेट? सल्फेट के पास H+ नहीं है, भूल जाओ। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोटॉन लेगा क्या? नहीं भाई, लिमिट है उसकी। H2SO4 2 H उसके बाद ऑलरेडी है, खत्म। Cl- H+ लेगा, दे सकता है क्या? नहीं। तो इन सारे इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे स्पीशीज निकले, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गई बात? यानी कि 2 स्पीशीज ऐसे निकली जो हमारे ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन द गिवन रिएक्शन बच्चों BOH thrice plus 2H2O giving BOH4 minus BOH3 functions as बोरॉन का हाइड्रोक्साइड है, वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और BOH4 टाइम्स माइनस बना रहा है प्लस हाइड्रोनियम, ठीक है। तो ये BOH थ्राइस किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? थोड़ा बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस वाला आंसर है। क्या रिलीज किया उसने, इस कंपाउंड ने क्या रिलीज किया? सोचो जरा, क्या रिलीज करा? हाइड्रोनियम, यानी कि अच्छा एक्वस सॉल्यूशन में, मैंने पहले क्वेश्चन में बोला ना एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम छोड़ रहा है ना वो, तो बेसिकली टेक्निकली मैं बोलूं वो प्रोटॉन डोनर है बच्चों। और प्रोटॉन डोनर क्या होता है? प्रोटॉन डोनर क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड। अभी तो बताया प्रोटॉन डोनर क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्यों? क्योंकि भाई ये आपके एक्वस मीडियम में, वाटर के मीडियम में प्रोटॉन को डोनेट करने का काम कर रहा है, तो प्रोटॉन डोनर इज ब्रॉन्स्टेड एसिड। जिनको याद नहीं वो इस चैप्टर का सिनॉप्सिस एक बार देख लेना ध्यान से। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, आर्हीनियस का फंडा, ब्रॉन्स्टेड का फंडा और लुइस का फंडा। लुइस का क्या था? लोन पेयर वाला। तो बी और डी वो तो लुइस एसिड लुइस बेस, अगर लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट होता तो होता, बट यहां पर मेरे को एक ही चीज देख के आंसर आ गया बच्चों, ये रहा कि भाई उसने हाइड्रोनियम रिलीज किया, यानी कि उसने टेक्निकली प्रोटॉन रिलीज किया। ओके, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ BF3 का एसिडिक कैरेक्टर कौन से बेसिस पे बताया जा सकता है, यानी कि कौन से बेसिस पे यू कैन प्रूव कि BF3 जो है वो एसिड है? तो पहली बात तो ये समझो, ये ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग नाम का जो आपका चैप्टर होता है उसमें ये सिखाया जाता है कि BF3 जो है ये एसिड है। तो BF3 एसिड किस बेसिस पे है? क्या ये H+ दे सकता है? क्या इसके पास प्रोटॉन दिख रहा है तुमको? BF3 के पास प्रोटॉन दिख रहा है क्या किसी को? आप बोलोगे नहीं सर BF3 के स्ट्रक्चर में कहीं प्रोटॉन तो है नहीं। अच्छा, तो कहीं वो प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो सकता है क्या? नहीं। क्या तुमको OH दिख रहा है? तो क्या ये आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में बैठ सकता है? नहीं। पर अगर हम लोग BF3 के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों? क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जिनको स्ट्रक्चर नहीं पता उनको बता दूं, बोरॉन का वैलेंसी ऑब्वियसली 3 होता है, बोरॉन का नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,3, वैलेंसी होती है 3, तो BF3 इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन उसके आजू बाजू अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 and 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी नीड्स फॉर टू फॉर्म ऑक्टेट? 8। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसको आप किस नाम से पढ़ते हो? इनकम्प्लीट ऑक्टेट के नाम से। तो लुइस भाई साहब बोल के गए थे कि नहीं बोल के गए थे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, तो ये लुइस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड हुआ? बोलो हाँ कि ना। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी। एवरीबॉडी ना, इसको हम लोग अप्लाई कहां करते हैं, इसका दिमाग जरा लगा लेना। क्या मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलूंगा कि न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि न्यूक्लियोफाइल हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग कि न्यूक्लियस लविंग? इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और हमने पूरा एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस किया है, शाना रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले, ERS जिसको आप बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या EAS मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, राइट? वहां पर हम लोग हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह में एरो पे क्या लिखते थे? एनहाइड्रस AlCl3। क्या इसी का भाई है AlCl3? वो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है। ये सब एक ही कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, राइट? तो ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि लुइस एसिड की तरह काम करते हैं। ऑर्गेनिक में इसका बहुत रेलेवेंस है, ठीक है? PH + POH, ये आंख बंद करके भी अगर राइट नहीं आया तो फिर आपका फ्यूचर ज़रा डामाडोल है। जिस बच्चे को ये नहीं आ रहा और वो CET दे रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। PH + POH जो है
वो ऑब्वियसली होता है 14। ये तो मतलब ठीक है, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को भी आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। आंसर इज ऑप्शन सी, फैक्चुअल। ओके, पीएच ऑफ 10⁻⁻4 मोलार KOH solution will be pH of 10⁻⁴ मोलार KOH। नाउ मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी, वो ट्रिक मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं। इस क्वेश्चन में वो ट्रिक बहुत अच्छे से बैठेगी। एक्चुअली वो ट्रिक भी नहीं है, आप बोल सकते हो वो एक्चुअल कैलकुलेशन ही है, बट शॉर्ट में अपन कर लेंगे कि अगर KOH है तो मेरे को पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मिलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- मिलेगा, पहले ये बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- मिलेगा, है कि नहीं? और मेरे को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- कितना दिया बच्चों? 10⁻⁴ दिया है। तो मुझे pH मिलेगा कि POH मिलेगा? POH माइनस लॉग ऑफ OH- कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये फॉर्मूला हमने सीखा था? तो माइनस ऑफ 10⁻⁴ तो इक्वल टू +4। तो POH +4 हो गया, तो pH कितना हो गया? 10, यानी कि आंसर हो गया D 10। बहुत बच्चे क्या करेंगे, घाई करके 8th क्वेश्चन का आंसर 4 मार्क करके आएंगे। आप में से बहुत लोगों ने भी तुरंत सोचा होगा, जरूर ऐसा देखते ही जरूर सोचा होगा, बट गलत सोचा। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना कि आपको अगर वो बोल रहा है pH ऑफ KOH सॉल्यूशन, तो वो तो बेस के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे ना आप बच्चों। तो आप POH निकाल रहे हो, यानी कि 4 उसका POH आया, तो pH कितना आया? 14 - 4 यानी कि 10। क्लियर हो गई बात? यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। वो बोल रहा है pH ऑफ सेम फंडा 0.01 मोलार, मतलब क्या मैं बोलूं 10⁻² मोलार। 0.01 मोलार मतलब 10⁻² हुआ कि नहीं हुआ? किसकी कॉन्सेंट्रेशन है ये? OH- की है। तो POH कितना हुआ बताओ गधे बच्चों? माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। ट्रिक क्या बताई थी, याद है ना? नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻x और अदर -x इज बेसिकली x, ऐसे था, है ना? अगर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो भी दी है वो 10⁻⁻x है, तो x वैल्यू आपकी, तो 10⁻², यानी कि POH कितना हो गया? 2। तो pH कितना हो गया? 14 - 2 यानी कि 12। आंसर कितना आया? दिल्ली, डी। बोलो हाँ कि ना? सिंपल हो गई बात। तो ये हो गया 10, ये हो गया सॉरी ये था 14, ये था 10, ये था 12। एकदम सिंपल और क्लियर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 स्क्रीन पे सबको दिख रहा है क्लियरली? देखते हैं। फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इनमें से किस सॉल्यूशन का pH will be equal to 1? pH of which of the following solutions will be equal to 1, है ना? That is question 10 ना? तो pH will be 1. pH 1 मतलब overall concentration should be 10⁻⁻1. pH अगर 1 चाहिए तो ओवरऑल H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर से देखो। 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन दिए, आप बोलोगे ठीक है, और उनमें से आपको चाहिए कि ओवरऑल मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का pH जो है वो 1 होना चाहिए। तो इसको रिवर्स करो, रिवर्स इंजीनियर करके देखो इसको। कैसे? आप बोलोगे सर pH 1 होना चाहिए, विच मीन्स देयरफॉर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना बच्चों? है ना? अगर pH 1 है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, कि किसमें मेरे को ओवरऑल H+ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻1 मिल रही है। क्या मुझे OH- की कॉन्सेंट्रेशन से यहां पे फर्क पड़ेगा? पहला ये सवाल है आपसे। तो यहां पर वो देखना है कि भाई पहली बात तो ये कि जितने क्योंकि एसिड और बेस है, सब में सेम एसिड सेम बेस है। पहले ये तो कॉमन सेंस देख लो यार, देख रहे हो आप, HCl NOH है,
तो आप बोलोगे सर जितना H प्लस और OH माइनस है उसमें से मेजॉरिटी वाटर बना के निकलना चाहिए, जो बचा हुआ है फाइनल उसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को कितना चाहिए 10⁻⁻⁴। क्या ये सबके दिमाग में गया? तो अपने को चेक ये करना है कि भाई पहले तो H प्लस OH माइनस इक्वलाइज अगर हो रहे हैं तो वो उनको निकाल देना है वाटर के फॉर्म में, और जो बचा हुआ H प्लस है वो 10⁻⁻1 होना चाहिए। तो एक एक करके चेक करेंगे अपन। केस 1 जो है आपका, देखो नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, 60 ml ऑफ m/10 कैसे करोगे? 60 ml ऑफ m/10 HCl। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन आपकी मोलैरिटी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो पर लीटर होती है, तो 60 ml कितना लीटर हुआ बच्चों? 60 ml मतलब कितना लीटर हुआ बोलो? 0.06 लीटर हुआ, मतलब 60 इंटू 10⁻³ टेक्निकली ये हुआ ना। हाँ, तो मेरे पास H प्लस कितने देखो, 60 इंटू 10⁻³ ऐसा 0.1 मोलार सोल्यूशन है ना m/10, तो 10⁻⁴ कर दूं। आप समझ रहे हो बात को? ये H प्लस का कॉन्सेप्ट। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको टेबल फॉर्म में लिखता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई विल कीप इट लाइक दिस, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ओके, और फिर एक्सेस यानी कि बचा हुआ, और ये केस 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख दूं तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इजी किस तरह से समझना है इसको। चलो, इस तरह से आप भी टेबल बना के सॉल्व करना, तो आपको बहुत ही इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। चलो, H प्लस का क्या था पहले इसमें? तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 10⁻⁴ था। कहां से आया? समझ में आया ना सबको? 60, जिनको नहीं समझा वो ऐसे लिखना, 60 ml है तो यानी कि 10⁻³ लीटर, और m/10 है तो 10⁻⁻1, 60 इंटू 10⁻⁴, करेक्ट? ओके, OH कितना है? 40, सेम ना, इंटू 10⁻⁴। तो ओवरऑल बचेगा क्या? आप सोचो जरा, 60 इंटू 10⁻⁴ H प्लस है, हाँ 20 इंटू 10⁻⁴ H प्लस बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्योंकि 40 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁴ H प्लस बच जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अभी आप फटाफट कर पाओगे ये लॉजिक से, तो आप बोलोगे अच्छा सर ये वाला ना 55 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और ये वाला 45 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो क्या ये 10 इंटू 10⁻⁻⁴ बचता है? आप बोलेंगे हाँ सही बात है, ठीक है। उसके बाद और 25, इसमें बचता है आपका 75 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे आपका बचता है 25 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 50, उसमें m/5, सॉरी m/5 है, माय बैड, m/5 है। m/5 मतलब 2 सा हो जाएगा। अच्छा, 1/5 जो है वो 0.2 हो जाता है ना, 2/10, तो 75 को डबल कर दो और फिर बाई 10 कर दो, तो 150 हो जाएगा ना। 15 कर दूं, तो यहां पे क्या होएगा? 10 इंटू 10⁻⁻3, ओके। Then you have 100 ml of 0 ही बचेगा,
हाँ तो ये तो 100 इंटू m/10 है ना, ये तो सेम 0 ही बचेगा, तो कोई इसको करने की जरूरत ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखना है कि एक्सेस आपके पास 0.1 मोलार किधर बचा। नहीं, थर्ड वाले में आई थिंक कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में, देखो जरा ध्यान से, दिस शुड बी -2 क्योंकि 2/10 है ना, ओवरऑल दिस शुड बी 10 इंटू 10⁻²। तो दिस इज द वन, ओके ये 10⁻³ और फोर्थ वाला तो चलो कैंसिल ही हो रहा है। अच्छा ये मेरे पास मोल्स आ गए H+ के, कितने आ गए इसमें मोल्स, अच्छा इसमें तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको आपको मोलारिटी में कन्वर्ट करना है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम। अभी पहले केस में 60 + 40 कितना वॉल्यूम है आपके पास, 100 ml है। कितना वॉल्यूम है, 100 ml, मतलब कि 0.1 लीटर है, बरोबर बोल रहा हूं, 0.1 लीटर। तो ओवरऑल 10⁻⁻1 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरे केस में देखो 55-45 यानी वापस 100 ml है, मतलब 0.1 लीटर है। और तीसरे केस में देखो 75-25 यानी अगेन मेरे पास 0.1 लीटर है, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल मेरा 10⁻⁻1 कहां आ रहा है मोलारिटी, ये रहा 10⁻⁻1 केस नंबर 3 में आ रहा है, यानी कि माय आंसर इज ऑप्शन डी, केस नंबर 3। क्या ये समझ में आया सबको? पहली बात तो 3 केस में हमने देख लिया, ठीक है। तीनों केस में टोटल वॉल्यूम क्या है, 25 और 27, 75, 100, 45, 55, 100, 40, 60, 100, ठीक है। तुमको H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिला, ये रहा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन। उसको जब तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मोलारिटी मिलेगी। H+ का वैल्यू मिला था, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटी मिलेगी, करेक्ट। तो मैंने हर जगह वॉल्यूम से डिवाइड किया, वॉल्यूम कितनी थी हर जगह, 0.1 लीटर, 100 ml यानी 0.1 लीटर, बस वो 0.1 ऊपर गया, 10⁻⁻1 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू आपकी, एक ही ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे 10⁻⁻1 वैल्यू आ रही है और वो मैंने पहले ही डिफाइन कर दी कि मेरे को ये चाहिए था, तो आंसर आ गया टी। MHCET 2014 का क्वेश्चन पीएच से रिलेटेड, वो बोलता है पीएच ऑफ मिलीमोलार सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड which shows dissociation of 20%, which shows dissociation of 20%, यानी कि 100 में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, 20, 100 में से 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। तो पहली बात तो इनका अल्फा कितना है, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 20/100। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, वीक बेस है ऑब्वियसली, इसीलिए तो उसका अल्फा कम है, देखो 20/100 आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे ओके 20/100 दैट इज फाइन। व्हाट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। अभी वो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- जो है आपका, वो अगर मैं सिर्फ मिली मोलार बोलता तो आप बोलते हैं 10⁻³ मोलार, करेक्ट। मिली ना, मिली इज 10⁻³ करेक्ट बच्चों, सेंटी इज 10⁻², डेसी इज 10⁻1। पर यहां पर कैच क्या है, कैच क्या है, अगर वो बोलता मिलीमोलार तो आप लिखते 10⁻3, बट मिलीमोलार विच इज ओनली 20% डिसोसिएटेड, यानी कि वो 20/100 से मल्टीप्लाई होगा, बोला हाँ कि ना। अगर 100 मॉलिक्यूल पूरे के पूरे डिसोसिएट होते तो मिलीमोलार सॉल्यूशन था, पर वो सिर्फ 100 में से 20 ही डिसोसिएट हो रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय अल्फा। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन इज अल्फा इंटू सी। कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, अल्फा इंटू सी। अल्फा क्या है यहाँ पे 20/100, सी क्या है दिया है ना मिलीमोलर, देखो तो 10⁻3। क्या यहां तक क्लियर हुआ? और ये क्लियर हो गया तो आंसर तो आपको इजीली आ गया बच्चों, कर लो। ये कितना आएगा 20 इंटू 10⁻5 हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 10⁻4 हो गया, ये आपका OH- का कॉन्सेंट्रेशन हो गया बच्चों। क्लियर बात? तो POH की वैल्यू क्या आई बताओ, -log ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻4। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, ध्यान से देखना।
negative log of 2 into 10 raised to minus 4, the value comes out to be what? 4 minus log 2. कितने लोगों को ये नहीं समझा? 4 माइनस लॉग 2 कहां से आया? 10 रेज टू माइनस 4 था, ये नेगेटिव लॉग था, तो ये प्लस 4 हो गया, बोलो हाँ कि ना? और 2 तो पॉजिटिव था ना बच्चों, 2 तो पॉजिटिव नंबर था ना, तो माइनस लॉग 2 हुआ, तो 4 माइनस लॉग 2. अभी 4 में से लॉग 2 की वैल्यू क्या है? लॉग 2 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, ये पहले भी बताया ना, 3010, तो ये 3.6990. लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 तीनों याद करके जाओ, बहुत फायदा होगा. अच्छा, तो 3.6990 तुम्हारा क्या आया? पीएच आया कि पीओएच आया? पीओएच आया. तो पीएच, अब तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है यार, 14 में से माइनस कर दो, तो क्या आएगा बच्चों? तो 10.3010, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना. समझ में आई बात? यहां पर कैच क्या था? 20% डिसोसिएशन कैच था. क्लियर है बच्चों? मिलीमोलर जो था उससे मैंने 10⁻³ लिया, और अल्फा यानी कि मुझे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया उससे मैंने ये वैल्यू ली. करेक्ट? बढ़िया, इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वाला देखो. pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड HQ, एक एसिड है जिसका वो लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया है HQ जब एसिड है बच्चों, तो वो हेडक्वार्टर पे एसिड है HQ. हाँ, तो वो डिसोसिएट कैसा होएगा? H प्लस और Q माइनस, बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ. इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन है और इसका pH का वैल्यू आपको दिया है कितना? 3. अच्छा, तो क्या मैं उल्टा अगेन इसको रिवर्स करके देखूं? अगर pH 3 है, देयरफॉर H प्लस कितना है? 10⁻³ आप बोलेंगे हाँ सही बात है, ठीक है. और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? मैंने अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज अल्फा सी, कॉन्सेंट्रेशन इनटू डिसोसिएशन और अदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्या ये बात क्लियर है? तो इसमें से मुझे अल्फा मिल जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ, 10⁻³ अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है देखो ना, 0.1 मोलर दी, दिख रहा है आपको? तो ये 10⁻⁻1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई? 10⁻². एवरीबडी विद मी सो फार? इजी? यस. अभी Ka की वैल्यू क्या होती है? अल्फा स्क्वायर. Ka की वैल्यू क्या होती है? अल्फा स्क्वायर C. K की वैल्यू इन जनरल इज ऑलवेज अल्फा स्क्वायर C. और एसिड Ka और बेस Kb, तो Ka की वैल्यू क्या हुई? अल्फा स्क्वायर C. अल्फा की वैल्यू है 10⁻² द होल स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन वॉज 10⁻1, सो 10⁻⁴ इंटू 10⁻1, यानी 1 इंटू 10⁻⁵, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी. यहां पे 3 फॉर्मूले लगे. कौन से 3 फॉर्मूले? पहला तो पीएच में से आपने H प्लस निकाल लिया, पहला वो. दूसरा H प्लस इज अल्फा सी, और तीसरा Ka इज अल्फा स्क्वायर सी. फॉर्मूले हमने अभी पिछले सिनॉप्सिस के सेशन में सारे मार्क किए हैं, ध्यान से देख लेना. बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले. They will give you the values, you just have to, and you, as you can see on your screen, as you can observe, all the values are just 1, 0.1, 0.2, इसी रेंज में ऐसे रहते हैं. कोई भारी कैलकुलेशन है ही नहीं इस चैप्टर में अगर आप देखो तो. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों. ये चैप्टर बेसिकली आपका फुल स्कोरिंग है, और आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा कि आपको पीएच पीओएच का क्वेश्चन गारंटीड है. आपको पता चल गया ना आपके एंट्रेंस एग्जाम में पीएच और पीओएच. आप इस पूरे चैप्टर में से वो एक कॉन्सेप्ट भी करके जाओगे ढंग से, तो आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे गारंटीड है. एसिड बेस समझ लो, पीएच पीओएच समझ लो, मोर देन इनफ हो जाता है. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्या बोलता है वो? डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड अल्फा of weak monobasic acid of 0.1 molarity with a pH of 5. सेम रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन रिपीट ही हुआ ना. पहले वाले क्वेश्चन में क्या हमने अल्फा निकाल लिया था? बोलो, क्या हमने अल्फा ढूंढ लिया था? क्या हमने Ka ढूंढ लिया था? जबकि उसने हमको C और pH दोनों दिया था. क्या यहां पर भी उसने सेम चीज की हमारे साथ?
क्या ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे बच्चों? मैं 5 सेकंड पॉज करता हूं, आप खुद अटेम्प्ट करो। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे अपन। अभी इस बार तो मैं पूरा लिख भी नहीं रहा हूं, ऐसे ही लिख देते हैं ब्रीफ में, है ना। अल्फा क्या होगा बताओ? H plus is alpha into C, so alpha will be H plus by C. H plus कितना है? 10 raised to minus 5, क्योंकि pH 5 था। C कितना है? 10 raised to minus 1, तो अल्फा कितना हो गया? 10 raised to minus 4। समझ में आ रही बात? एक ही ऐसा ऑप्शन है ना जिसमें अल्फा 10 raised to minus 4, आंसर आ गया। दोनों करने की जरूरत थी क्या? नहीं, आंसर आ गया बम्बई। ये बम्बई हमको जम गई, है ना बॉम्बे। और के कैसे निकालेंगे? चलो बता ही दो। के इज अल्फा स्क्वायर सी भाई, तो अल्फा यानी कि 10 raised to minus 4 का स्क्वायर और 10 raised to minus 1 मतलब 10 raised to minus 9। आंसर हेंस प्रूव हो गया। आंसर इज ऑप्शन बी। इजी। चलो, एसिडिक नेचर ऑफ NH4Cl। NH4Cl एक सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस है? पहले ये बताओ, पहला तो ये बताओ। सिंपल सवाल था। NH4Cl एक सॉल्ट है या एसिड है या बेस है? ऑफ कोर्स ये सॉल्ट है। अच्छा, ये सॉल्ट किस चीज का है? ये मैंने आपको पिछली बार ट्रिक बताई थी। क्या करना है? पॉजिटिव पार्ट में आप क्या लगा देंगे? OH। नेगेटिव पार्ट में आप क्या लगा देंगे? H। आपका इजीली बन गया। अच्छा, ये NH4OH और HCl का है, यानी NH4OH यानी कि वीक बेस, बोलो हाँ कि ना, और HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। साउथ अफ्रीका का मैच वेस्ट बंगाल से हो गया, बहुत ही बुरा जोक है ना। WB और SA, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है वो तो ठीक है, और इसलिए आपको ये भी वो पूछा, अच्छा इसका एसिडिक नेचर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब ये सॉल्ट पानी में जाएगा तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होएगा? क्या ये बात से आप सब लोग सहमत हैं बच्चों? आप बोलेंगे हाँ सर, ऑफ कोर्स हर सॉल्ट पानी में जाने के बाद पूरी तरह डिसोसिएट होता है, बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो सिर्फ कैटायन रिएक्ट कर रहा है या सिर्फ एनायन रिएक्ट कर रहा है या दोनों रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ? दोनों कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। तो दोनों कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या करता है? घूम फिर के H प्लस और OH माइनस दोनों देगा ना अल्टीमेटली। तो ये मतलब सॉल्ट अंदर जाने के बाद वाटर भी स्प्लिट होगा, एक OH माइनस NH4 के साथ जाएगा, H प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ जाएगा, वगैरह वगैरह। बट द आंसर इज ऑप्शन A बिकॉज बोथ आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? राइट। सो जस्ट वन सेक, इन्वॉल्व तो दोनों है वो तो ठीक है, बट वो बोल रहा है रीजन फॉर एसिडिक नेचर ना, यानी कि तुमको फाइनली H प्लस चाहिए। अच्छा, इन्वॉल्व तो दोनों है, ये तो बरोबर है क्योंकि हाइड्रोलाइज होगा। ऐसे करके देखते चलो स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक इसमें आई मिस समथिंग। NH4Cl ना, ओके देखते NH4Cl डिसोसिएट हुआ, ये NH4 प्लस बनाएगा और HCl बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। वाटर जो है वो डिसोसिएट होगा, तो वो H प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, ठीक है। Okay, yes. So here they are asking you acidic nature, okay? They are asking you acidic nature, मतलब कि कौन से रिएक्शन से एक्सेस H प्लस एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेस H प्लस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है देखो जरा। तो NH4 प्लस जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NH4OH और H प्लस बना रहा है, यानी कि एक्चुअली भले ही ओरिजिनली कैटायन एनायन बोथ वर देयर, बट रिएक्शन किसका हुआ वाटर के साथ? कैटायन का हुआ, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन सी। प्लीज चेंज दैट, आई ओवरलुक द आइडिया ऑफ एसिडिक नेचर।
मैं उसको सॉल्ट की तरह ही सोच रहा था। हाँ सॉल्ट है तो ऑब्वियसली दोनों स्प्लिट होंगे, बट वो लोग क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली पूछ रहे भाई एसिडिक नेचर का रीजन कौन है, तो एसिडिक नेचर का रीजन है कैटायन, राइट। NH4 जो है वो आपके एसिडिक नेचर का रीजन है, क्योंकि जो कैटायन है वो वाटर में से OH ले लेगा। द आइडिया इज व्हाट, सेम थिंग ना जो मैंने पहले लिखा, क्या लिखा मैंने, कैटायन वाटर में से OH लेगा, बरोबर बोल रहा हूं बच्चों, तो H+ को छोड़ेगा बाहर, एक्सेस, एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग H+, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग एसिडिक नेचर। अगर वो सिर्फ आपको बोलता कि भाई NH4Cl का वाटर के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, तो दोनों ऑब्वियसली, तब एसिडिक सॉरी कैटायन एनायन दोनों, बट वो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ रहा है एसिडिक नेचर किसकी वजह से है, तो आंसर है कैटायन विद वाटर। ठीक है, वो चेंज करो, सी को आप क्या करो, सॉरी ए को आप क्या कर दोगे, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं 15। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द हाईएस्ट पीएच, इनमें से किसका पीएच जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा इन वाटर। बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इसमें घाई करके गड़बड़ करें। हाईएस्ट पीएच बोला है, हाईएस्ट पीएच, तो इज इट आस्किंग यू बेसिक और एसिडिक? बेसिक, हाँ, KCl, NaCl, Na2CO3 और CuSO4 में से बेसिक सॉल्ट कौन सा है? इजी है, बेसिक सॉल्ट कौन सा है? कौन सा वाला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है? KCl इज KOH and HCl, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, वो तो न्यूट्रल सॉल्ट है। जिसमें बेसिक नेचर ज्यादा हो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, 15 बहुत अच्छा सवाल है। सोडियम कार्बोनेट क्या बेसिक कंपाउंड है? अब बोलोगे सर वो ऐसे तो सॉल्ट है, वो न्यूट्रल है, लेकिन उसका क्या एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन बेसिक है? हाँ करेक्ट, NaOH और कार्बोनिक एसिड से बना है ये। जिनको नहीं समझा यहां ध्यान दो। क्या आपने बेसिक बचपन में ये सबने पढ़ा, या 11th में सबने पढ़ा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, ये तो सबने पढ़ा है ना। एक वॉशिंग सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है बच्चों। बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा, और वॉशिंग ये क्या है? Na2CO3 वॉशिंग सोडा है ना। तो आपको यह समझना है, ध्यान से देखो, जिनको नहीं समझा वो शुरू से देखो। KCl के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये KOH और HCl का सॉल्ट है, दोनों स्ट्रॉन्ग थे, यस और नो? सेम वे NaCl will be NaOH and HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। बट व्हाट अबाउट दिस? तो ये 2NaOH और H2CO3 का सॉल्ट है, बोलो हाँ कि ना? तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हुआ बच्चों। तो ये सॉल्ट ओवरऑल बेसिक हुआ। अगर ये बेसिक होगा तो जब इसको डिसॉल्व करोगे तो ये पानी में OH यानी कि ज्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, हाँ कि ना? तो pH जो है इसका बड़ा आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। प्लीज थिंक, अंडरस्टैंड। ठीक है, बेसिक सॉल्ट मतलब pH वैल्यू हाईएस्ट, सिंपल फंडा, एकदम इजी। तो आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, बेसिक बफर के बारे में क्या सिखाया था सिनॉप्सिस में? एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए? एसिड वीक चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चाहिए? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ए में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? हाँ, कार्बोनिक एसिड और Na2CO3, बरोबर ना? तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए तो है एसिडिक बफर। अच्छा, व्हाट अबाउट बी? फॉस्फोरिक एसिड
और सोडियम फॉस्फेट, अगेन वीक एसिड. व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, व्हाट इज HClO4? What acid is it? Is it perchloric acid? HClO4 is perchloric acid. Is it weak or strong? It is extremely strong. तो अपने को ये एसिडिक बफर नहीं दे सकता है. ठीक है, ए, बी और डी में वीक एसिड्स दिए हुए हैं, सी में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, तो आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन सी. HClO4 का जिनको नाम नहीं पता वो लिख लेना, परक्लोरिक एसिड होता है. इनफैक्ट क्लोरीन के सारे एसिड का नाम आप लिख लेना. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. ये मैंने वैसे पी ब्लॉक में करवाया हुआ है आपको, बट फिर भी रिविजन के लिए एक बार लिख लो. क्या नाम थे इनके? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक. क्लियर हो गई बात? तो आंसर होगा इसका भी ऑप्शन सी. एकदम सिंपल और इजी आंसर. एवरीबॉडी विद मी सो फार? चलो 17 देखते हैं. 17 भी सही है, बट 17 में क्या किया उन्होंने? देखो बेसिक बफर पूछा है, तो मुझे ये बताओ पहली बात तो बेसिक बफर में स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? बच्चों वीक बेस. आंसर आ गया. आंसर, अगर तुमको इतना टेक्निक पता है, तुमको इतनी अगर बेसिक फंडामेंटल पता है, तो क्या तुमको कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? अगर उनको इतना ही होता ना कि तुमको कंफ्यूज करे, तो वो चारों ऑप्शन में वीक बेस देते. आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन बी. गधो ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन में से NaOH ए में, NaOH सी में और NaOH डी सब जगह स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है. 3 जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे NH4OH दिया है. वीक बेस कहां दिया है? तो हमारे पास वीक बेस एक ही ऑप्शन में, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है. अगर वो 2-3 ऑप्शंस में मेरे को NH4OH देता, तो मेरे को ओवरऑल कैलकुलेशन करना पड़ता, वही लास्ट टाइम जैसा जो इसके पहले किया ना टेबल फॉर्म में, कि H+ निकालो, OH- निकालो और देखो कहां पे एक्सेस OH- बच रहा है, फिर वो है ना बेसिक बनेगा. बट यहां तो ओवर कितना सिंपल कर दिया. आंख बंद करके मार्क कर सकते हो ऑप्शन बी. बोलो हाँ कि ना? एक ही जगह पे तो दिया है बच्चों. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? इन ओनली ऑप्शन बी. तो आपको सीधी बात है वही बेसिक बफर देगा. वीक बेस बेसिक बफर. तो आंसर आएगा बॉम्बे. ये अच्छा सवाल है 18th वाला. 18 क्वेश्चन देखो. मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MXXY. पहली बात तो M और X ऐसा दिया ना, MXXY. In its solution, in its saturated solution is S. The correct relation between S and KSP is. क्या हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फंडा देखा था सिनॉप्सिस में? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके इसमें से सिलेबस में से उन्होंने निकाल दिया है वैसे तो टेक्निकली, पर फिर भी करके देखते हैं. KSP की वैल्यू हमने कैसे की थी, याद करो जरा. यहां पे नंबर्स नहीं है, आपको क्या देखना है? रिलेशन समझना है. पहले बताओ ये MX और XY स्प्लिट कैसा होएगा? तो आप बोलोगे सर X टाइम्स ऑफ M प्लस Y टाइम्स ऑफ X माइनस. यहां तक एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इजी. ओके. इसकी भी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी भी सॉल्युबिलिटी S है. अंडरस्टूड है? M के ऊपर Y प्लस लिखेंगे और Y के ऊपर X माइनस लिखेंगे. ठीक है, ये भी चार्ज भी ऐसा ही होता है. बट मैंने आपको सिनॉप्सिस में क्या बताया था? चार्ज से हमें लेना देना है नहीं. हमें किससे लेना देना है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लेना देना है कि नहीं? इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या था बताओ? KSP क्या था?
तो बोलेगा सर के एस पी था एक्स एस द होल रेज टू एक्स इंटू वाई एस द होल रेज टू वाई। करेक्ट बात है, एक्स एस द होल रेज टू एक्स, वाई एस द होल रेज टू वाई। आप बोलोगे सही है। तो x इंटू वाई इंटू एस रेज टू एक्स प्लस वाई, ये मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बना। यस और नो? x रेज टू x और y रेज टू y, x रेज टू x, y रेज टू y इंटू s रेज टू x प्लस वाई, ये मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बना। बस बाकी एकदम फंडा सिंपल है। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर उल्टा कर लो। s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कि एस पी अपॉन क्या आएगा, x रेज टू x, y रेज टू y, है ना, एंड द होल थिंग रेज टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि s की वैल्यू चाहिए अपने को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पूरा सिर्फ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीज है। कि एस पी एक्स रेज टू एक्स, वाई रेज टू वाई अपॉन द होल थिंग रेज टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट इज अगेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ zirconium phosphate। Zr is zirconium, PO4 obviously is phosphate। zirconium का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है। जेईई मेन 2019 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। किस तरह से सॉल्व करना है देखो, और उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S है। सेम फंडा करके देखेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं। जर्कोनियम है, आप बोलोगे ठीक है सर जर्कोनियम ले लिया, PO4 ओके 4 टाइम्स। क्या ये स्प्लिट होगा 3 टाइम्स ऑफ Zr4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ फॉस्फेट 3 माइनस में? यहां तक एवरीबॉडी अंडरस्टूड, इजी। क्या मुझे चार्ज से लेना देना है? मैं हर बार ये पूछता हूं आपको, क्या मुझे चार्ज से लेना देना है? नहीं। इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बना? अब आपके लिए बहुत आसान होगा सबके लिए। आप बोलोगे ठीक है सर 3 टाइम्स ऑफ S द होल थिंग रेज टू 3 इंटू 4 टाइम्स ऑफ S द होल थिंग रेज टू 4। क्या ये बात समझ में आई? कैसे? जर्कोनियम के लिए 3s रेज टू 3, ये 3s रेज टू 3, और फॉस्फेट के लिए 4s रेज टू 4। करेक्ट बात है। 3 क्यूब कितना होता है बच्चों? 3 क्यूब 27 होता है। 27s क्यूब इंटू 4 रेज टू 4 करके देखो। 4 का स्क्वायर 16, उसका स्क्वायर 64, उसका स्क्वायर 64 इंटू 4 256, तो 27 इंटू 256 s रेज टू 4 करके देख लिया। अच्छा, तो 27 इंटू 256 कितना आता है बच्चों? 27 इंटू 256 6912। अच्छा, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, a और b तो हो ही नहीं सकता, 144 और 216, 256 को मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, है ना, और 256 का 4 गुना करोगे तो ये 1000 हो जाता है। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? एक हाँ, रेज टू 1/7 है भी नहीं, और 3 + 4 अपने को क्या चाहिए? 7। मतलब यहां पर क्या मेरा टोटल नंबर, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लॉजिक लगा के बोलो। ये आ गया मेरा KSP। एवरीबडी टेल मी यस और नो। आ गया KSP 6912 इंटू S रेज टू 7। तो S की वैल्यू क्या आ गई? अब आपको पिछला वाला क्वेश्चन और क्लैरिटी के साथ समझेगा। ये देख रहे हो, पिछला वाला ज्यादा डिफिकल्ट था, ये तो जेईई में 4 मार्क के लिए आई है, ज्यादा इजी है, देख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, S की वैल्यू क्या आ गई आप बताओ मुझे? KSP डिवाइड बाय 6912। अच्छा, 6912 को मैं उल्टा ऐसा कर सकता था, 3 रेज टू 3 4 रेज टू 4 कर सकता था ना, वही तो किया था पिछले क्वेश्चन में, और यहां पर 1/7 से रेज टू कर दिया। क्या ये बहुत ही आसान हो गया? बोलो यस और नो। आंसर क्या आया? ऑप्शन डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ,
वापिस रिपीट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट A2X3 इज दिस मच, व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी? उल्टा करें, 21 देख रहा हूं मैं, 20th, अच्छा। What is the solubility product of calcium phosphate? Same रे, repeat, calcium phosphate. What is calcium phosphate? Ca3PO4 twice. क्या ये आप अभी आंख बंद करके कर सकते हो? 3 times of calcium plus 2 times of phosphate. क्या मुझे चार्ज से लेना देना है? मैं आपको सेम चीज पूछूंगा हमेशा। क्या मुझे चार्ज से लेना देना है? नहीं। क्या मुझे स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से लेना देना है? हाँ। 3s द होल रेस टू 3 और फिर 2s द होल रेस टू 2। क्या ये बात क्लियर है? 3 का 3, 2 का 2। 3 का 3 टाइम्स मतलब 27, 2 का 2 टाइम्स मतलब 4, s क्यूब और s स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कर लो साथ में, 27 4 गुना 108 s रेस टू 6, 108 नहीं सॉरी s रेस टू 5, 6 कैसे किया मैंने, 5, तो 108 s रेस टू 5 यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये मैंने आपको सिनॉप्सिस में भी एल्यूमिनियम फॉस्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करके दिखाया था बच्चों? यस और नो? इसका इजी तरीका क्या है, सब लोगों को ये शॉर्टकट में समझा दूं। भाई 3 और 2 दिख रहा है, अंधे तो हो नहीं, 3 और 2 दिख रहा है आपको, तो 3 और 2 है तो समझ जाने का कि s रेस टू 5 वाला ही आंसर आने वाला है, मतलब ए और सी में से आने वाला है। तो 3 का क्यूब 4, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर लो, मल्टीप्लाई करो और आंसर आ गया। क्या ये बात भेजे में गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 वो बोलता है उल्टा, अच्छा फिर उल्टा कर लो ना, इट्स सॉल्युबिलिटी इज, फॉर्मूला तो आपको आ गया बच्चों, शॉर्ट में करने का फॉर्मूला आ गया ना। s की वैल्यू क्या होती है? KSP अपॉन x रेस टू x, y रेस टू y, द होल थिंग रेस टू 1 अपॉन x प्लस y, ये वैल्यू आती है मेरी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया, कितना दिया? 1.08 इंटू 10⁻13। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3। करो, अब बोलो सर ये तो महा इजी हो गया, ये तो महा इजी नहीं हो गया है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, द होल थिंग अपॉन 1/5 x प्लस 5 ना, 2 + 3 घूम फिर के वही तो हो गया 1.08 है ना, वही हुआ ना, तो 1.08 इंटू 10⁻13 अपॉन ये हुआ 108, ये हुआ 108 और इसका पूरे का 1/5 का पावर पूरा अच्छा इसको मतलब इसका 5th रूट, 1/5 पावर मतलब 5th रूट हुआ है ना, इसका 5th रूट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। तो ये -13 था, ऊपर -13 था, ऊपर था -13 और 1.08 और ये नीचे यहां से कैंसिल कर दूंगा मैं तो 100 हो जाएगा और ये 100 ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल मैं बोलूंगा 10⁻15 का 5th रूट, तो ये हो गया 10⁻³ ना बच्चों, इजी। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी। बोलो हाँ कि ना, आसानी से आंसर आ गया। मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसमें मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए, इंडाइसिस आपके स्ट्रॉन्ग चाहिए, और नहीं पता तो मेरे जैसा बायो वाला बंदा अगर कर लेता तो आप तो कर ही लोगे यार, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट देखें 22, क्या बोलते हैं, फिर से वही रिपीट है ना रे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट विल बी, क्या करेंगे, करो, सेम फंडे करेंगे हम लोग। क्या क्या आने वाला है, mx2, x और y की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2, x और y की वैल्यू क्या होगी 1 और 2, KSP कितना दिया 1 × 10⁻11, तो कर लो, आंसर आ जाएगा। s की वैल्यू क्या आएगी, KSP यानी 1 × 10⁻11, मैं अभी फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तो आ जाना चाहिए आपको, 1/1 × 2/2 द होल थिंग अपॉन 1/3 सबको समझाइए, ठीक है। तो 1/4 × 10⁻11 का क्यूब रूट का क्या
क्यूब रूट, क्योंकि 1/3 लिखा है ना, 1/3 लिखा है ना, तो मैंने क्यूब रूट कर दिया और इजी कर दिया आपके लिए। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, क्यूब रूट तो हम निकाल ही लेंगे यार। 1/4 का 25 और इसको मैं 10⁻13 कर देता हूं। अच्छा, क्या मुझे क्यूब रूट 25 का किसके बीच में मिलेगा? 2 और 3 के बीच में मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 9 होता है। 2 का क्यूब है ना 8 होता है और 3 का क्यूब 9 होता है, तो 2 और 3 के बीच में मिलेगा, है ना। और 2 और 3 के बीच में मेरे को दो वैल्यू दिख रही है, ए और सी, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पर सिंप्लीफाई कर दे, क्यूब रूट के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए ना अपन पहले पावर को चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 10⁻12 कर लेते हैं, सही बोल रहे हैं, 10⁻12। तो इसको 2.5 कर लूं। अभी 2.5 का क्यूब रूट निकालना है आपने। मुद्दा ये है कि आपको क्या निकालना है, 2.5 का क्यूब रूट। 13 का 12 का क्यूब 144, नहीं सॉरी 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब होता है 13 का क्यूब होगा रफली 2200 ऐसा कुछ। 14 का क्यूब होगा 14 का क्यूब होगा 14 का स्क्वायर होता है ओके 14 का स्क्वायर होता है 216 इंटू तो 2600 के ऊपर। तो यहां पर थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिकली अपने को ये समझना है, ध्यान से देखना जरा कि 13 का क्यूब और 14 के क्यूब के बीच में ये वैल्यू आती है। 13 का क्यूब रफली 2100 समथिंग आता है। एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁻4 से आंसर आ जाता है। अगर आप सिर्फ देखो तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन इफ यू वांट टू डू 13-14 के बीच में आता है, यानी कि 1.3 और 1.4 के बीच में आपका आंसर आएगा क्यूब रूट का। तो आंसर सीधा सीधा आएगा 1.36 इंटू और -12 का क्यूब रूट कर लो -4। अगर आपने पावर का सही कैलकुलेशन किया है तो आपका आंसर डायरेक्टली ऑप्शन बी आ जाता है। पावर का अगर आपने सही कैलकुलेशन किया है तो आपका आंसर आएगा सीधा सीधा ऑप्शन बी। तो उसके लिए आपको नंबर की कैलकुलेशन में पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का 24, 23, 24 सब अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीडीएफ तो आपके ऐप पे शेयर हो जाएगा, तो उसमें से आप ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाकी के क्वेश्चंस प्लीज अटेम्प्ट करना। एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो। अभी इतने सारे हमने कर लिए, सब रिपीट है। ठीक है, 23, 24, 25 ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम वे, कुछ भी नया नहीं है। तो आप एक बार अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, कुछ रह गया होगा तो यू कैन आस्क मी द डाउट्स। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सीईटी सिलेबस, इट विल नॉट बी आस्क्ड। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट clearly mentioned, you can go and check, cross verify also, you don't have to trust me. Common ion effect has been deleted, but still I will at least tell you the basic, I give you the basic idea so that if they ask you a related question you should be able to solve. ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट का जरा बेसिक आइडिया पहले समझ लो। कॉमन आयन इफेक्ट बोलता क्या है कि भाई जब आपके पास दो अलग अलग सॉल्ट हैं आपने लिए और उन दो सॉल्ट्स को एक साथ आपने पानी के अंदर यानी कि एक मीडियम के अंदर डाल दिया, तो जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, कैसे ज्यादा होगी, वो पर्टिकुलर आयन दोनों सॉल्ट के बीच में कॉमन होना चाहिए, इसलिए तो नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि NaCl और AgCl, क्या किया मैंने, NaCl और AgCl, इनमें कॉमन आयन कौन सा है बच्चों? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली क्लोरीन, क्लोराइड है ना कॉमन आयन। तो जब NaCl है तो वो Na+ और Cl- में स्प्लिट हो रहा है। AgCl है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बट थोड़ा बहुत Ag+ और Cl- बनता है। बोलो हाँ कि ना। नाउ दिस वाज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। ये कैसा हाईली सॉल्युबल है ना,
तो ये डिसॉल्व हो गया था, और ये कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ये पार्शियली डिसॉल्व हुआ था, यस और नो। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाई, कैसे बढ़ाई, कॉमन आयन डाला आपने, NaCl वाला पानी था, नमक वाला पानी था, उसमें AgCl डाल दिया, उसमें क्या किया, AgCl डाल दिया, तो जो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन था वो बढ़ गया, तो यानी कि इसका NaCl का वापस प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा। क्या होगा, NaCl का वापस, यानी कि इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन था ना, NaCl वाज बिकमिंग Na प्लस एंड Cl माइनस, अब वो रिवर्स में जाएगा, अब NaCl वापस से आपको बनने लग जाएगा, यानी कि सॉल्ट डिपॉजिट होने लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी लो थी बच्चों, सिल्वर क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली सिल्वर क्लोराइड की लो थी ना कंपैरेटिवली। वैसे तो ये सॉल्ट है, सारे सॉल्ट 100% डिसोसिएट ही होते हैं, बट कुछ सॉल्ट सिल्वर वगैरह के जो हैवी मेटल्स के सॉल्ट है वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ऑलरेडी उसकी सॉल्युबिलिटी लो, तो वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा देर तक डिसॉल्व रहेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम थी वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बस ये फंडा आपको समझना है, इसी फंडे को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसके दो तीन अच्छे क्या करते हैं, एप्लीकेशंस समझ लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन 26 क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन को पढ़ो। वो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। आंसर आ गया आपको इजीली, अभी ये एग्जांपल दिया उसी के हिसाब से। हाँ, KCl में AgCl की सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्यों? क्योंकि जितनी बार आप AgCl डालोगे वो प्रेसिपिटेट ही होते रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। पहले से उसकी सॉल्युबिलिटी कम थी एक तो, फिर ऊपर से कॉमन आयन, कौन सा है कॉमन आयन, जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, आंसर मतलब आंख बंद करके मार्क कर सकते हो, क्या आएगा, KCl। क्यों? क्योंकि KCl में से, अब देखो ध्यान से, KCl में से जो K प्लस और Cl माइनस बन रहा था, क्या ये पूरी तरह डिसॉल्व हुआ था, हाई कॉन्सेंट्रेशन में था? बोलो हाँ कि ना। पूरा का पूरा मिला था आपको KCl में से Cl माइनस? आप बोलोगे यस सर ऑफ कोर्स, KCl अच्छा सॉल्युबिलिटी वाला सॉल्ट है। तो अब उस सॉल्यूशन में ढेर सारा K प्लस और ढेर सारा Cl माइनस प्रेजेंट है। बच्चों बोलो यस ऑन। अब जब आप AgCl डालते हो तो जैसे ही बेचारा थोड़ा सा पार्शियली डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, ये क्या करेगा, वापस से उसके पास जाएगा, बोलेगा भाई तू डिसॉल्व मत हो, मेरे साथ मिल, वापस प्रेसिपिटेट बनाते। क्या ये दोनों मिलके वापस AgCl बना देंगे? हाँ, और इसीलिए वहां पर AgCl की सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होगी। क्लियर बात? यस बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। A और B में से आंसर होना चाहिए, बट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड की किस में है, AlCl3 में है कि BaCl2 में? सबकी मोलारिटी तो 0.1 दी है, तो AlCl3 में कितनी होगी मोलारिटी, और 3 गुना आपको क्लोराइड मिलेंगे, तो 27 का आंसर डायरेक्ट आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, ऑप्शन बी। क्या ये एकदम इजी लग रहा है आप लोगों को, लॉजिकल है, यस और नो? तो AlCl3 हैज हाईएस्ट क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अमंग द फॉलोइंग, दैट इज वाई सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट दिखेगा, तो इसीलिए सबसे लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। आप बोलेंगे हाँ। क्या मैं अगर आपको पूछता हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो ABCD में से आप कौन सा बोलते बच्चों? किसमें क्लोराइड है ही नहीं, प्योर वाटर में, तो आंसर हो जाता डी, यानी कि प्योर वाटर। क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम इजी, ठीक है। 28 29 मत करो, मोलार सॉल्युबिलिटी वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज वो ऑलरेडी डिलीटेड है, तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। चलो, लिटमस के, मतलब सीरियसली तो स्कूल का क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिटमस का कलर फॉर एसिड, न्यूट्रल एंड बेसिक, आर यू सीरियस? एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल के लिए लिटमस का कलर क्या है? क्या है बच्चों लिटमस का कलर एसिड, बेस और न्यूट्रल के लिए? रेड, ऑरेंज एंड ब्लू, या रेड, वायलेट एंड ब्लू? 30th का क्या आएगा ऑप्शन? ऑब्वियसली डी। एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है, ये तो पता ही है। न्यूट्रल में आपका हो जाता है वायलेट। ऑरेंज मत लिख के आना प्लीज, ऑरेंज नहीं होता।
वैसे ऑरेंज इज अ कलर बिटवीन रेड एंड येलो, हाँ, तो इतना तो आप दिमाग लगा ही लोगे कि रेड और ब्लू के बीच का कलर इज वायलेट, है ना। लुईस बेस इनमें से कौन सा नहीं है? ऑलरेडी प्रूव कर दिया है किसके पहले वाले क्वेश्चन में, 31, क्वेश्चन 31, इनमें से कौन सा लुईस बेस नहीं हो सकता? ऑब्वियसली BF3। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, तो इसीलिए वो लुईस बेस कभी नहीं बन सकता। अच्छा, लुईस बेस नहीं बन सकता वो तो ठीक है, क्या फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता? तुमको कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं ऐसा पूछूं, तो अगर मैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछूं कि फ्लोरीन एक हैलोजन है, तुम बोलोगे हाँ सर हैलोजन है। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तुम बोलोगे हाँ 3 लोन पेयर है, तो वो क्यों नहीं दे सकता अपना लोन पेयर? क्यों नहीं देगा भाई? एक्चुअली फ्लोरीन क्या करता है, यहां पर बनाता है बैक बॉन्डिंग। क्या बनाता है? बैक बॉन्डिंग करता है फ्लोरीन। फ्लोरीन बोलता है मैं बाहर क्यों दूं, मेरे ही कंपाउंड में कमी है, मैं बोरॉन को दूंगा। भाई तुमने ये तो पूछा, किसी ने ये तो पूछा ही नहीं, या पूछा मतलब मालूम होगा तुमको कि BF3 जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो सर ये कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, ये स्टेबल कैसे है? ये सवाल नहीं आना चाहिए दिमाग में, आना चाहिए ना। तो ये जो फ्लोरीन है ना, ये जो तीनों फ्लोरीन है, ये एक एक लोन पेयर लेके जो घूम रहे हैं ना, ये क्या करते हैं? ये बैक बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से अपने लोन पेयर ये बोरॉन को देते हैं, बोलते भाई तू स्टेबल रहे, चिंता मत कर, बाहर से किसी से लेने की जरूरत नहीं, हम हैं। ठीक है, समझो बात को। इसीलिए ये बाहर किसी को नहीं दे रहे अपने लोन पेयर, ठीक है ना। और फ्लोरीन वैसे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो जल्दी लोन पेयर देने में विश्वास नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन खींचने में विश्वास करता है ना बच्चों। तो ऑप्शन डी, ठीक है। लास्ट के आई थिंक 3-4 क्वेश्चन बचे, कंप्लीट कर ले फटाफट। कैलकुलेट द pH at which MgOH twice begins to precipitate from a solution of 0.1 molar Mg2+। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। वो बोल रहा है कि यहां पर हाँ Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है, ठीक है। उसमें से आपको क्या दिया उन्होंने? KSP। अच्छा, KSP का वैल्यू भी दिया है, log of 5, अरे सब कुछ तो दिया है, फिर तो क्या टेंशन है। चलो फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले बताओ KSP दिया है तो आप क्या निकाल लोगे, बताओ जरा। ऐसे करें, चलो शुरू से करके देखते हैं। MgOH ट्वाइस है बच्चों, एवरीबडी विद मी। MgOH ट्वाइस सॉल्ट है मेरा। अच्छा, ये सॉल्ट जब डिसोसिएट होगा तो कैसा बनेगा? Mg2+ + 2OH-। क्या मुझे चार्ज से लेना देना है? नहीं। क्या मुझे स्टोइचियोमेट्रिक से लेना देना है? हाँ। क्या मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी, क्या मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी इज, सॉरी, क्या मैं बोलूं KSP इज 1s⁻1 into 2s⁻²। करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्या मैं बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन यहां पे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन जनरल भी मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है, मतलब उस आयन की या उस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी है, सॉल्युबिलिटी इतनी है, इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर उतनी मात्रा में पाया जाएगा सॉल्ट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन है, बता चुका आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी, बताया कि नहीं। तो टेक्निकली मैं ऐसे बोल दूं कि भाई Mg2+ की जो भी सॉल्युबिलिटी थी वो raised-1 हो गई, और OH- की जो भी सॉल्युबिलिटी थी वो raised-2 हो गई। क्या ये समझ में आई बात? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मेरे को S की वैल्यू दी है। क्या क्वेश्चन में S की वैल्यू दी है? इसके पहले के सारे क्वेश्चन में S की वैल्यू दी थी।
तो क्या यहां पर मैं S की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म यूज करूं? बोलो हाँ कि ना। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? जितना सॉल्ट डिसॉल्व हुआ उतना कॉन्सेंट्रेशन आपको सॉल्वेंट में उस सॉल्ट का मिला। डज एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? और वही तो सॉल्युबिलिटी है। अच्छा, जितना डिसॉल्व हुआ वही तो सॉल्युबिलिटी। हाँ सर, बरोबर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब तो ये इजी हो गया। आप बोलोगे ओके, केएसपी हमको वैल्यू क्या दी हुई, जल्दी बोलो। 1, केएसपी की वैल्यू क्या दी है? 1 × 10⁻⁻11। आप बोलेंगे सही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0.1 मोलर mg की दी है ना, तो 2OH माइनस, तो 2OH माइनस हो जाएंगे, नहीं सिर्फ OH माइनस हो जाएंगे, सॉरी नॉट OH, सिर्फ OH माइनस। ठीक है, ध्यान से जरा डिफरेंस समझ लेना। यहां पर वो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, वो नहीं लिखेंगे अपन आगे, स्टोइचियोमेट्रिक ये वाले। ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर आयन्स विल बी रिटन व्हेन आई एम यूजिंग दिस फंडा S इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दी रहती तो मैं x⁻⁴ y⁻⁴ वाला फंडा यूज करता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। अगर S दिया है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इंडेक्स वाला वैल्यू यानी रेज़ टू वाला वैल्यू आप यूज करोगे। नहीं दिया तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स लिखोगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। तो क्या यहां पर मुझे सिर्फ, तो बच्चों यहां पर मेरे को OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻, कितना है, 1 × 10⁻11। नहीं सॉरी, आई नीड टू कन्वर्ट दिस ऑल्सो ना। सो 1 × 10⁻11, मैं इसको सीधा ऐसे लिख देता हूँ, 10⁻11। मैग्नीशियम की कितनी थी कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में देख लो जरा, 0.1 दी थी, और OH माइनस की स्क्वायर, बरोबर है ना। तो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻10। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 10⁻5। तो POH कितना हो गया बच्चों, माइनस लॉग ऑफ 10⁻5, यानी कि 5 आपका POH हो गया, तो pH हो गया 14 - 5 दैट इज 9। सो आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच था कि अगर मेरे को उन्होंने सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दी होती तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करता, ध्यान से देखना। पर जब मैं सॉल्युबिलिटी की जगह कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहा हूं तो यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आपका आंसर जो है वो डिवाइड बाय 1/4 वाला फंडा आ जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो ये आई थिंक आएगा आपका आंसर विल बी 9, दैट इज ऑप्शन ए। यस, ओके। My एंड NY3 थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको दिखेगा अच्छे से। My और NY3, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है My एंड NY3 आर टू नियरली इनसॉल्युबल, मतलब ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ऐसे सॉल्ट है। दोनों की KSP वैल्यू आपको दी है। KSP वैल्यू दोनों की कितनी है बच्चों, दोनों की KSP वैल्यू है 6.2 × 10⁻13। ओके, विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू विद रिगार्ड्स टू दिस। ओके, तो इसमें अपने को क्या पूछ रहा है वो, सॉल्ट My एंड NY3 आर more soluble in KY than pure water. Okay, addition of salt of KY to solution of My and NY3 will have no effect. Okay, molar solubility of My and NY3 are identical. Molar solubility of My in water is, in water करो इसको, in water is less than that of NY3. ओहो, बहुत सही क्वेश्चन है, जोरदार। ये आधे लोग को तो क्वेश्चन ही बाउंसर गया होगा। पहले क्वेश्चन समझाता हूं क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन समझो जरा शांति से।
ठीक है, देखो तुम्हारे पास पहले तो Y यानी कि जो एनायन है वो कॉमन है, M और N यानी कि जो कैटायन है वो अलग है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे देख लो जैसे कि तुमको AlCl3 और NaCl ये दो सॉल्ट दिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो। क्या NaCl को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो My? दिमाग में जा रहा है बच्चों? क्या AlCl3 को NY3 ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो? थोड़ा आसान हुआ, समझ में आया? यस और नो? सॉल्ट को एग्जांपल से समझो, इजी हो जाता है। ठीक है, NaCl AlCl3 ऐसा। अच्छा, दोनों में आयन क्या है? कॉमन है। आप बोलोगे ठीक है, ओके। तो यहां पर KSP वैल्यू दोनों की KSP वैल्यू कितनी दी है? 6.2 इंटू 10⁻⁻13 और इसकी भी वैल्यू दी है 6.2 इंटू 10⁻⁻13। ये भी ठीक है। आप बोलोगे ओके, सेम टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू सेम है। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट बी को देखते हैं और उसको हटा देते हैं। बी को देखो जरा, KY जब आप डालोगे तो Y का कॉमन आयन आएगा। बोलो हाँ कि ना? KY, क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन बी को देखो, क्या बोलता है वो? एडिशन ऑफ KY। जब मैं KY डालूंगा तो उसमें Y का कॉमन आयन आएगा, तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा ना। तो बी स्टेटमेंट तो गलत है, नहीं चाहिए मेरे को। वो बोलता है नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, गलत है भाई, इफेक्ट अफेक्ट करेगा वो सॉल्युबिलिटी को, क्योंकि वो कॉमन आयन इफेक्ट लेके आएगा। तो बी हटा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट विल बी मोर सॉल्युबल इन KY। नहीं भाई, KY डालने से तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है? प्रेसिपिटेशन करता है ना। तो ए भी गलत है। देखो, वाटर से ज्यादा KY में कैसे सॉल्युबल हो सकते हैं? क्या ये दिमाग में जा रहा है? अब इजी लग रहा है बच्चों? ए और बी स्टेटमेंट गलत क्यों है, समझ में आ गई सबको? दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से गलती है। चलो ठीक है, अब देखना है सी और डी में से क्या सही है। तो बोलता है मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ आर आइडेंटिकल, या एक की दूसरे से ज्यादा है, ये दोनों में से चेक करना है। तो हम लोग मोलार सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं बच्चों? आप बोलोगे सर मोलार सॉल्युबिलिटी तो इजी है करना, हमको क्या करना है? दोनों को स्प्लिट करके देखना है और हमको S की वैल्यू जिसकी ज्यादा आएगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। करेक्ट। क्या इन दोनों में आपको लगता है मोलार सॉल्युबिलिटी सेम आने वाली है? थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आप बोलोगे नहीं सर, कैसे सेम आ सकती है यार, क्योंकि ये तो M और Y ऐसा होगा ना, M प्लस और Y माइनस हो जाएगा ना सर, है कि नहीं? और Al जो आपका NY3 है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? तो बोलोगे सर ये तो N3 प्लस और 3 टाइम्स ऑफ Y माइनस हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ ये सही है। तो यहां पर जो KSP है वो 1s1 ऐसा होगा ना, 1s1 इंटू 1s1 ऐसा होगा। तो 2s स्क्वायर होगा। बोलो हाँ कि ना? क्या होगा? 2s स्क्वायर। सॉरी, हाँ 2 क्यों बोला मैंने? 1 इंटू 1 इज 1 ओनली। हाँ, तो s स्क्वायर हो जाएगा। जबकि इसके लिए क्या होगा KSP? बोलो जरा बच्चों। तो आप बोलोगे सर 1s1 और 3s3। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल कितना होगा? 27s4 होगा, है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ, सीधी बात है ना बच्चों? सो अब बताओ मुझे, फॉर My एंड फॉर Ny, क्या आप मुझे S की वैल्यू बता सकते हैं? अच्छा, पहली बात, क्या S की वैल्यू सेम आएगी? किसी भी एंगल से सेम आ सकती है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि तुमको बोला KSP दोनों का सेम है, तो ये सेम कैसे आ सकती है? 27s4 भी अगर वैल्यू सेम दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया ना 6.2 इंटू 10⁻⁻, कितना दिया? 10⁻13 दिया ना शायद। हाँ 10⁻13। तो दोनों सेम आ सकती है क्या? तो आंसर तो क्लियर आ गया ना तुम्हारा। क्या है? तो कोई कैलकुलेटर करने की जरूरत है क्या? आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। समझ में आई बात? आइडेंटिकल तो नहीं आ सकती ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स नहीं आ सकती यार, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर तुमको शौक है कि तुम इसका कैलकुलेशन करो तो कैसे करोगे जरा बताओ? तो आप बोलोगे कि सर S की वैल्यू ना यहाँ पे √62 इंटू 10⁻14 हो जाएगी। तो ऐसे बोलेंगे कि √62 इंटू 10⁻7, ये S की वैल्यू है।
8 का 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो रफली 7.9 बोलू, है कि नहीं, अप्रोक्सीमेट। और यहां पर क्या होगा बच्चों, बताओ जरा, यहां पर क्या होगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे वैल्यू, ऐसे होगी ना, एस की वैल्यू हो जाएगी फोर्थ रूट ऑफ 6.2 इंटू 10⁻13 द होल अपॉन 27, बरोबर बोल रहा हूं, फोर्थ रूट ऑफ ये। तो अगेन इसको अगर मैं कर दूं भाई 12, इसको मैं कर दूं 12 और इसको कर दूं 0.62, ठीक है, 0.62 अपॉन 27, तो आप ऐसे करके देख लो, तो ये आपका आएगा 0.39 इंटू 10⁻³ करके देख लेना, क्या दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई, किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी थी, कॉमन सेंस यार, ये बहुत, ये वैल्यू बड़ी कि ये वैल्यू बड़ी है। अब यहां पर भी गड़बड़ करेंगे लोग, बोलेंगे सर 7.9 बड़ा है, अरे लेकिन ये देख ले यार, इसको मत भूल 10⁻⁷ बहुत छोटी वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई बच्चों, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, ny3 की वैल्यू बड़ी हो गई, बोलो हाँ कि ना, तो वो ज्यादा सॉल्युबल हुआ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरी मेहनत करेंगे, सब कुछ सही करेंगे, लास्ट में यहां पे आके पोपट हो जाएगा उनका, क्यों, क्योंकि सर 10⁻⁻, सर सिल्ली मिस्टेक, फिर बाहर आते बोलते अरे सर सिल्ली मिस्टेक कर, यार सिल्ली मिस्टेक मत करो यार, देखो ना 10⁻⁷ -3 कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली -7 छोटा है, तो ny3 की जो है सॉल्युबिलिटी वो ज्यादा है, तो ऑप्शन डी सही है ना, वही तो वो बोल रहा है, my की कम है, ny3 की ज्यादा है। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई बच्चों, बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल, आखिरी सवाल, कौन सा सवाल, 34th वाला, वो बोलता है परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम आयन इन 0.01 मोलार और 0.1 मोलार, सॉरी 0.10 मोलार एक्वस पायरिडीन सॉल्यूशन इज, तुमको दिया भी है पायरिडीन क्या होता है, ये दिया हुआ उन्होंने, तो पहले तो देख लो भाई, C5H5N ये पायरिडीन है, वो पायरिडीनियम बनाना चाहता है, किसके साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके पायरिडीनियम बनाना चाहता है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन बोला है, मतलब पायरिडीन किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, पानी के साथ, यस पायरिडीन क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, आप बोलोगे ओके, तो इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है और पायरिडीनियम बनाएगा, क्यों बनाएगा पायरिडीनियम भाई, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा, तो ये क्या करेगा C5H5N प्लस और H, वाटर में से H+ आया, उसने नाइट्रोजन से अपना लोन पेयर लिया और N+H बनाया। जितने लोगों को ये नहीं समझा उनको और डिटेल में समझाता हूं, क्या ये वाटर स्प्लिट होकर H+OH- बनेगा, क्या H+ का नाम हमने रखा हुआ है भूखा नंगा हाइड्रोजन, ये गरीब हाइड्रोजन जो है ये जाएगा नाइट्रोजन के पास, बोलेगा भाई भगवान के नाम पे एक लोन पेयर दे दे, तो ये उससे लोन पेयर ले लेगा, तो ये लोन पेयर लेगा तो NH+ बन जाएगा, तो क्या बचा, OH- बचा, क्या यही मैंने ऊपर लिखा है, देख लो, बोलो हाँ कि ना, क्या ये सबके भेजे में गया। अच्छा, कितना परसेंटेज ये होने वाला है, जैसे आप परसेंटेज आयन, परसेंटेज आयोनाइजेशन ये वर्ड देख लो तो आप समझ जाएंगे कि सर वो एक्चुअली हमको अल्फा पूछ रहा है, टेक्निकली वो हमको क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है। याद है आपको फॉर्मूला क्या था, KB वॉज अल्फा स्क्वायर C, ये सबको याद है, KA या KB जो भी था वो अल्फा स्क्वायर C था, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ, अल्फा रूट ऑफ KB/C हो जाएगा। क्या KB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है बच्चों, आप बोलेंगे हाँ सर दी हुई है, 1.7 इंटू 10⁻⁹ ओके। क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है, आप बोलेंगे हाँ सर दी हुई है, कितनी दी है बच्चों, 0.1। क्या ये पूरे फंडे का हमको, पूरे टर्म का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, यस, बस यही तो फंडा था। तो
1.7 इंटू 10 ये 10 - 1 था, वो ऊपर गया, वो 10 - 8 बन गया। तो ओवरऑल मेरे पास 1.7 इंटू 10 - 8 का स्क्वायर रूट निकलने वाला है। 1.7 का स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना आता है? 1.3। 13 का स्क्वायर होता है 169 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो 169 है, तो ये 1.3 के अराउंड आ जाएगा इंटू 10 - 4। ये आपकी होगी अल्फा की वैल्यू, है ना। और उसको आपको परसेंटेज करना, ये तो अल्फा की एक्चुअल वैल्यू आई ना, परसेंटेज करना मतलब इंटू 100 कर लो यार। नहीं, इंटू 100 नहीं, सॉरी, डिवाइड बाय 100 ना, इंटू 100 होगा, तो ये हो जाएगा 1.3, हाँ इंटू 100, सॉरी 1.3 इंटू 10 - 2, मतलब ये आएगा 0.013%, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आपका आता है ऑप्शन सी। क्या समझ में आया इसमें? इसमें ये समझना है सिंपल चीज कि भाई हमको पायरिडीन दिया है, तो अब यहां पर लॉजिक क्या लगाना है कि भाई केबी की वैल्यू दी है तो ये बेस है। अच्छा, अगर बेस नहीं भी दिया होता तो इतनी कॉमन सेंस तो है मेरे को कि नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर है उसके पास, तो ये बेस की ही बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये बेस की बात करें, और ये जो बेस है ऑब्वियसली आगे जाके क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और N+ यानी कि पायरिडीनियम आयन बना देगा। तो Kb की वैल्यू अल्फा स्क्वायर सी है, अल्फा वो हमको पूछ रहे हैं, हमने फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर निकाल लिया। यहाँ पर जैसा मैं पहले भी कह चुका, ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, हमने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर कर लिए, आपके सामने ही है। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपने बच्चों कि इस चैप्टर में आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो बहुत टेस्ट होता है ना। आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये जो सारे फंडे हैं ना, ये बड़े टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस चैप्टर की सॉल्विंग करते वक्त उसके ऊपर आपको फोकस करना है। लॉग कैलकुलेशन पीएच में आता ही है, आपने देख लिया। फिर H+OH- का कॉन्सेंट्रेशन, और खास करके अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, वैसे ऑफिशियली उन लोगों ने डिलीट किया है, पर गवर्नमेंट का या इनका भरोसा कभी मत करना, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर वो आ गया वैसा टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला, तो आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह का जो फंडा है वो इजीली निकालते आना चाहिए, ठीक है। सो दैट ऑफिशियली रैप्स अप योर आयनिक इक्विलिब्रियम।